हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू चैनल। तो इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं महाराणा जगत सिंह द्वितीय के बारे में। अगर आपने महाराणा जगत सिंह प्रथम के बारे में अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो ज़रूर देखें। और इस वीडियो को शुरू करने से पहले जो चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को फटाफट शेयर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। महाराणा जगत सिंह द्वितीय का जो शासनकाल रहा वो 1734 से लेकर 1751 तक रहा। कहीं कहीं आपको 1761 देखने को मिलेगा, वो बिल्कुल गलत है। ध्यान दीजिएगा, 1751 ही है, 61 नहीं है, क्योंकि इनकी 1751 में मृत्यु हो जाती है। तो फिर शासन कैसे चलेगा? वो इनकी वंशावली चलती है। और ये शासन कब ग्रहण करते हैं, मेवाड़ का शासन सत्ता पर कब बैठते हैं? तो ये 11 जनवरी 1734 को शासन पर बैठते हैं, 1734 को। और इन्हीं के शासनकाल में, महाराणा जगत सिंह द्वितीय के शासनकाल में, आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा नादिर शाह के बारे में, या सुना तो होगा ही नादिर शाह के बारे में, अगर आप पढ़ाई से कुछ ताल्लुकात रखते हैं। अगर थोड़ा बहुत भी रखते हैं तो भी आपने सुना होगा। नादिर शाह ने इन्हीं के शासनकाल में, जो कि अफगान आक्रमणकारी था, उसने भारत पर आक्रमण किया। और ये आक्रमण होता है आपके 1737 और 38 के लगभग, 1737 से 38 के मध्य होता है। और ये दिल्ली को लूटता है। इस समय दिल्ली के बादशाह कौन थे? तो इस समय दिल्ली के बादशाह मोहम्मद शाह थे। मोहम्मद शाह दिल्ली के बादशाह थे। और ये दिल्ली पर आक्रमण करता है और दिल्ली को लूटता है। लगभग 2 महीने तक ये दिल्ली पर अधिकार करके बैठ जाता है। और महल के अंदर दिल्ली के जो किले था, उस दिल्ली में ये कत्लेआम का ऑर्डर जारी करवा देता है। और लगभग 20,000 लोगों की मृत्यु हो जाती है। 20,000 लोगों को ये मरवा देता है। अगर हम बात करें कि ये दिल्ली से क्या क्या लूट के लेके जाता है, तो ये दिल्ली से, आपने सुना ही होगा, और नहीं सुना है तो आज सुन लीजिए कि ये नादिर शाह जब दिल्ली से वापस ईरान चला जाता है तो ये क्या लेके जाता है? तो ये शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्त-ए-ताउस सिंहासन, जो कि प्रसिद्ध मुगल सिंहासन था, तख्त-ए-ताउस को ये लेके अपने साथ लेके चला जाता है। ये मुगल ताज का जो प्रसिद्ध, कोई दुनिया का सबसे महंगा और प्रसिद्ध हीरा है, कोहिनूर हीरे को ये अपने साथ ले जाता है। और ये नादिर शाह और क्या लेके जाता है दिल्ली से? तो ये मोहम्मद शाह द्वारा हिंदी संगीत को फारसी पांडुलिपि में लिखवाया गया, ये अपने उसे साथ ले जाता है। पांडुलिपि का मतलब क्या होता है? कि हाथ से लिखे गए ग्रंथ, उसे पांडुलिपि कहते हैं, हाथ से लिखे गए ग्रंथ। ये उसे अपने साथ लेके चले जाते हैं। और नादिर शाह को ईरान, सुनिएगा, नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है, ईरान का नेपोलियन। और सबसे महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछ लिया जाता है, अगर वो आपको नादिर शाह के आक्रमण के बारे में अगर जानकारी दे, अगर उससे आप आक्रमण से आपको क्वेश्चन पूछे, तो सबसे इंपोर्टेंट क्वेश्चन ये है कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किस संत ने की? आप इसे जरूर याद रखिएगा कि किस संत ने की। वो संत थे चरणदास जी। इन्होंने इनकी भविष्यवाणी की थी कि नादिर शाह आक्रमण करेगा भारत पे, और आक्रमण करता है। और ये चरणदास जी किस पंथ के संस्थापक हैं? तो वो चरणदासी पंथ के संस्थापक हैं। ये फैक्ट इनके बारे में आप याद रखिएगा, पूछ लिया जाता है एग्जाम में कई बार। और मराठाओं ने इन्हीं के शासनकाल में मेवाड़ में प्रवेश किया और इनसे कर वसूला। राजस्थान में मराठे प्रवेश करते हैं। और देखिए, एक तरफ मुगलों की शक्ति कम होती जा रही है और दूसरी तरफ मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही है। मराठों का प्रभुत्व तो ऊपर होता जा रहा है। और मराठे राजस्थान में प्रवेश करते हैं। कोटा, बूंदी, मेवाड़, मारवाड़, इन पे छोटे छोटे छापे मारते हैं। और 1726 को एक मराठा हुए जिनका नाम बाजी भीम था, वो मेवाड़ पर छापा मारते हैं। इस तरह से ये छोटे छोटे छापे मारते हैं, जिसके इन मराठों का प्रभुत्व इतना बढ़ रहा था कि सभी जितने भी राजपूत राजाएं थे राजस्थान के, उन सभी राजपूत राजाओं को संगठित होना पड़ा।
ये सभी संगठित होकर एक शक्तिशाली मंच बनाना चाहते थे, जिससे वो मराठों के विरुद्ध युद्ध कर सके, मराठों का विरोध कर सके, मराठों की शक्ति को नियंत्रित कर सके। लेकिन जो ये सपना किसने पाला, ये सपना, ये योजना किसने बनाई? तो ये योजना संग्राम सिंह द्वितीय बनाते हैं। महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय ये योजना बनाते हैं, लेकिन इस सम्मेलन के होने से पूर्व ही उनकी मृत्यु हो जाती है, और उनकी मृत्यु 11 जनवरी 1734 को होती है। इनकी मृत्यु होने के बाद इनके पुत्र इस कार्यभार को संभालते हैं, और आपने सुना होगा या नहीं सुना तो सुन लीजिएगा कि हुरडा नामक स्थान पर, ये हुरडा कहाँ पे है? तो ये हुरडा भीलवाड़ा में है। हुरडा नामक स्थान पर हुरडा सम्मेलन होता है, और इस सम्मेलन में राजपूत राजा इकट्ठे होते हैं और इकट्ठे होकर मराठों के विरुद्ध खड़े होते हैं। और यह सम्मेलन कब होता है? तो यह सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। अब देखिए क्या विडंबना है, महाराणा संग्राम सिंह द्वितीय की मृत्यु 11 जनवरी को हो जाती है, लेकिन वो इस सम्मेलन को आयोजित नहीं कर पाए। शायद इसे दुर्भाग्य माना जाता है कि महाराणा संग्राम सिंह की मृत्यु हो गया, इसे दुर्भाग्य माना जाता है। वो हम आगे जानेंगे इसे कैसे दुर्भाग्य माना जाता है। यह हुरडा सम्मेलन होता है। अब देखते हैं इस सम्मेलन में कौन कौन आए, कहाँ से राजा हैं, कहाँ के राजा आए। उदयपुर से आए, उदयपुर से जोधपुर के अभय सिंह आए, बीकानेर के जोरावर सिंह आए, कोटा के दुर्जन साल आए, नागौर के बकत सिंह आए, बूंदी के दल्ले सिंह आए, करौली के गोपाल दास आए, किशनगढ़ के राज सिंह आए। ऐसे कई अलावा राजा आए, बल्कि राजस्थान से नहीं। सुनिएगा, ये भी एक बहुत अच्छा फैक्ट है कि राजस्थान से नहीं आए, बल्कि मध्य भारत से जो राज्य थे, जैसे मध्य भारत के कौन से राज्य, रतलाम, शिवपुरी, इडर, इन सभी राजपूत राजाओं ने भी आकर इकट्ठा हुए। ये भी साथ में इस सम्मेलन में आए। राजपूत राजा इनका सहयोग, राजस्थान के राजाओं का सहयोग देने के लिए आए। और ये सम्मेलन कब आयोजित होता है? तो ये सम्मेलन 17 जुलाई 1734 को होता है। 17 जुलाई 1734 को इस सम्मेलन की अध्यक्षता कौन करते हैं? तो वो जगत सिंह द्वितीय करते हैं। जगत सिंह द्वितीय इस सम्मेलन की अध्यक्षता करते हैं। और ये सभी राजाएं मिलकर एक महाशक्ति की तरह काम करना चाहते थे। ये चाहते थे कि हम मराठों के विरुद्ध एक शक्तिशाली मंच बना लें। और इस शक्तिशाली मंच की क्या शर्तें रखी या क्या शपथ ली गई, इसमें राजाओं द्वारा क्या शपथ ली गई, तो उसमें पहली शपथ ये थी कि सभी राजा धर्म की शपथ लेकर ये कहेंगे कि सुख दुख में हम एक दूसरे के काम आएंगे। पहली बात तो यही थी, और सबसे इंपॉर्टेंट तो नहीं कह सकता, लेकिन ये अच्छी बात थी कि सुख दुख में सभी राजा एक दूसरे के काम आए। कितने काम आए वो हम आगे देखेंगे। अब दूसरी शर्त क्या रखी गई या दूसरी शपथ क्या रखी गई, तो इसमें यह रखी गई कि एक राजा का अपमान या एक शासक का अपमान सबका अपमान समझा जाएगा। यह भी बहुत अच्छी बात है। तीसरी इसकी शपथ क्या ली गई सभी राजाओं द्वारा, अगर कोई किसी राज्य का विद्रोही है तो कोई भी उसे अपने राज्य में शरण नहीं देगा। जो इस संगठन में जितने भी राजा हैं उनके विद्रोही को कोई भी राज्य शरण नहीं देगा। और सबसे महत्वपूर्ण इनकी जो आप कह सकते हैं शपथ थी, वो थी कि वर्षा ऋतु के बाद हम मराठों के विरुद्ध कार्रवाई करेंगे और रामपुर नामक स्थान पर अपनी सेना लेकर सभी एकत्रित होंगे। यदि कोई शासक खुद नहीं आ सकता है, किसी कारणवश वो नहीं आ पाता है, तो वो अपने पुत्र युवराज को भेजेगा या फिर वो अपने भाई को भेजेगा, लेकिन उनकी सेना जरूर आएगी। और इस सम्मेलन की ये शर्त रखी गई कि उनकी सेना आकर मराठों के विरुद्ध इस अभियान में शामिल होगी। अब इसमें अगली शर्त क्या रखी गई? इसमें अगली शर्त ये रखी गई कि हम मराठों के विरुद्ध मुगल सम्राट की सहायता लेने का प्रयास करेंगे, क्या पता वो हमारी सहायता कर दें। और इसकी अगली शर्त ये थी कि कोई भी नया काम शुरू होने से पहले, किसी भी नए काम को करने से पहले क्या करेंगे कि सभी राजपूत राजाएं जो इस हुरडा सम्मेलन में शामिल हैं, वो सभी राजाएं आके वापस एकत्रित होंगे, उस पर बात करेंगे, विमर्श करेंगे और उसका निश्चित निकालेंगे कि ये राजपूतों के लिए सही है या गलत है। ये सोच के उसके बाद में उस कार्य को किया जाएगा। और इस सम्मेलन का जो उद्देश्य रखा गया, वो उद्देश्य तो बहुत बड़ा था।
उद्देश्य तो ये रखा गया कि मराठों की शक्ति को नियंत्रण करना है, लेकिन ऐसा इस सम्मेलन में हुआ नहीं। यह सम्मेलन जो महाराणा सांगा ने सम्मेलन किया उससे भी बड़ा था। महाराणा सांगा पाती पर्वत प्रथा के तहत सभी राजपूत राजाओं को एकत्रित करते हैं और खानवा के युद्ध में आमंत्रित करते हैं। उसके बाद में होने वाला यह सम्मेलन था जिसमें सभी राजपूत राजाएं एकत्रित हुए, लेकिन उसका कोई फायदा नहीं निकला, क्योंकि अब उन राजपूत राजाओं में इतनी ताकत नहीं रही, इतना सामर्थ्य नहीं रहा, इतना एकाग्रता नहीं रही, इतनी एकता नहीं रही। इन्होंने क्या किया, अपने लाभ के चलते हुए, क्योंकि कौन चाहेगा, क्योंकि एक तरफ मुगलों की शक्ति कम होती जा रही थी तो दूसरी तरफ मराठों की शक्ति बढ़ती जा रही थी। अब मराठों की शक्ति बढ़ रही है तो कौन सा राजा ये चाहेगा कि मैं मराठों से दुश्मनी करूंगा, कोई भी नहीं चाहेगा। इसलिए उन्होंने अपनी छोटी लालसा की वजह से, और जब मराठों को यह पता चला कि राजपूत राजाएं मिलकर हमारे खिलाफ एक मंच बना रहे, एक शक्तिशाली मंच बना रहे हैं और उन्हें ओरडा सम्मेलन किया है, तो उन्होंने राजस्थान के राजाओं पर छोटे छोटे छापे मारने शुरू कर दिए। इससे राजपूत राजाएं भयभीत हो गए और इतिहासकार का यह भी मानना है कि इसमें जगत सिंह एक कूटनीतिज्ञ नहीं थे और नेतृत्व अच्छे से नहीं कर पाए, लेकिन इसमें मराठाओं ने आक्रमण करने की वजह से सभी राजाएं डर गए और डरने की वजह से यह सम्मेलन बिखर गया। इस सम्मेलन का कोई निर्णय नहीं निकला और लगभग 1736 से 1738 के मध्य 1736 से 1738 के मध्य और मराठों का हस्तक्षेप राजस्थान में बढ़ गया। मध्य राजस्थान के सभी राजाओं ने मराठों को कर देना स्वीकार कर दिया, जिसे चौथ कहा गया, और उसे कर देना स्वीकार कर दिया। और इतिहासकारों का यह कहना है कि इसमें जगत सिंह द्वितीय की हार हुई। जगत सिंह द्वितीय की कुशल कूटनीतिज्ञता नहीं थी, उनका अच्छा नेतृत्व नहीं था। और महाराणा जगत सिंह द्वितीय के काल में मेवाड़ की सेना, कोटा और बूंदी की संयुक्त सेना, एक तरफ तो है मेवाड़, कोटा, बूंदी, और दूसरी तरफ है जयपुर के शासक माधो सिंह, मराठा सेना, और जयपुर के शासक ईश्वरी सिंह और उनके भाई माधो सिंह और मराठा सेना। इनके मध्य युद्ध होता है और ये युद्ध 1 मार्च 1747 को ये युद्ध होता है और इस युद्ध में मेवाड़ हार जाता है। मेवाड़ और कोटा और बूंदी की संयुक्त सेना हार जाती है इस युद्ध में, और इसमें महाराणा जगत सिंह हार जाते हैं। अब देखिए कर्नल जेम्स टॉड जगत सिंह के बारे में क्या कहते हैं। कर्नल जेम्स टॉड ये कहते हैं, जगत सिंह ऐशो आराम में लिप्त व्यक्ति था। जगत सिंह अस्थिर प्रकृति का व्यक्ति था और अपव्ययी आदतों वाला था, और यह राज्य के लिए यह एक अयोग्य शासक था। और जगत सिंह अपने शासनकाल में स्थापत्य कला की बात करूं, ये क्या बनवाते हैं, तो आपने पिछोला झील का नाम सुना ही होगा, जो कि उदयपुर में है। गए भी होंगे, कुछ ऐसे मित्र हैं जो वहाँ गए होंगे, लेकिन नहीं गए हैं तो नाम तो जरूर सुना होगा। इस झील में 2 टापू हैं। एक टापू में जग मंदिर बना हुआ है, जग मंदिर, और दूसरे पे जगत विलास महल बना हुआ है। इस जग मंदिर का निर्माण प्रारंभ तो कौन करवाते हैं, कर्ण सिंह करवाते हैं, महाराणा, लेकिन पूर्ण जगत सिंह प्रथम करवाते हैं और वो अपने नाम पर इस मंदिर का नाम रख देते हैं जग मंदिर। इस मंदिर में यह एक कला का मंदिर है और इसमें कोई मूर्ति नहीं है, किसी भी प्रकार की पूजा नहीं होती है, सिर्फ और सिर्फ कला का मंदिर है। याद रखिएगा, ये सिर्फ और सिर्फ कला का मंदिर है। कौन सा? जग मंदिर, सिर्फ और सिर्फ कला का मंदिर। और इस पिछोला झील में 1746 को महाराणा जगत सिंह द्वितीय जगत विलास महल बनवाते हैं, जगत विलास महल का निर्माण करवाते हैं। और याद रखिएगा, जगत विलास महल का इन्होंने निर्माण करवाया और इनके एक दरबारी कवि थे जिनका नाम नेक राम था। नेक राम द्वारा लिखा गया ग्रंथ था वो जगत विलास ग्रंथ था। ये आप बिल्कुल याद रखिएगा इस फैक्ट को कि नेक राम द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है और
महाराणा जगत सिंह द्वारा बनाए गए महल का क्या नाम है? उसके पीछे महल लगा हुआ है और इसके पीछे ग्रंथ है। तो इस बात को आप ध्यान रखिएगा। नेक राम द्वारा लिखे गए ग्रंथ का क्या नाम है? जगत विलास ग्रंथ। और महाराणा जगत सिंह द्वितीय की मृत्यु 5 जून 1751 में हो जाती है। 5 जून 1751 को इनका देहांत हो जाता है और इनके बाद जो शासक बनते हैं वो महाराणा प्रताप सिंह बनते हैं। इससे आगे का इतिहास हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। जब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर, खुश रहें और कोरोना के काल में कहीं भी ना जाएं, घर पे रहें, दिन में कई बार हाथ धोएं और बिना वजह बाजार में ना जाएं, घूमने ना जाएं, तो ये अच्छा होगा। ये आपके लिए अच्छा है, आपके परिवार के लिए है अच्छा है, क्योंकि अगर आपकी कोरोना की वजह से, भगवान ना करे ऐसा हो, लेकिन आपको अगर कुछ होता है तो दुनिया के लिए सिर्फ आप एक आंकड़ा हो, लेकिन अपने परिवार के लिए आप सब कुछ हो। तो सेफ रहें, घर पे रहें।